नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दुनिया की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और अगले आधा घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की, जिसमें सबसे पहले नजर डालेंगे सुबह की अहम सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को करेंगी संबोधित। सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों का रोडमैप रखेंगी देश के सामने। महाराष्ट्र में आज से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत। 12 जुलाई तक चलने वाले सत्र में कल पेश किया जा सकता है राज्य का बजट। मौजूदा विधानसभा का होगा ये आखिरी सत्र। दिल्ली में पानी की भारी किल्लत की समस्या बरकरार। आम लोगों की परेशानियों के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। देश के पश्चिम तटीय क्षेत्रों में अगले 3 से 4 दिनों में तेज बारिश होने की संभावना। आज से 30 जून के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश के आसार। वहीं केरल में भारी बारिश के कारण आज 6 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पराग्वे बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य। पराग्वे के राजदूत फ्लेमिंग राउल डुआर्टे ने नई दिल्ली में सौंपा समर्थन का पत्र। और खेल की खबरों में T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के सामने घुटने टेके। 56 रन पर सिमटी पारी। दूसरे सेमीफाइनल में शाम को भारत और इंग्लैंड की भिड़ंत। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। अपने अभिभाषण के जरिए राष्ट्रपति सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों का रोडमैप देश के सामने रखेंगी। साथ ही अभिभाषण के माध्यम से राष्ट्रपति सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की भी जानकारी सदन को देंगी। ये संयुक्त बैठक लोकसभा चैम्बर में होगी। संसद के नए भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दूसरा अभिभाषण है। गौरतलब है कि 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के दौरान राष्ट्रपति ने संसद के नए भवन में संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है और इस दौरान सभी दलों की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जाती है। आज से महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और ये सत्र 12 जुलाई तक चलेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था, जिसके बाद अब इस सत्र में 28 जून को राज्य का बजट पेश किए जाने की संभावना है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आपको बता दें कि ये आखिरी सत्र होगा। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। डोडा के गंदोह इलाके में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। एक अधिकारी के मुताबिक गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। गौरतलब है कि इससे पहले डोडा जिले में 11 और 12 जून को 2 आतंकवादी हमले हुए थे। सुरक्षा बलों ने जम्मू डिवीजन के डोडा, रियासी, पुंछ, राजौरी और किश्तवाड़ जिलों में कथित तौर पर सक्रिय करीब 70 विदेशी आतंकवादियों के खिलाफ व्यापक रणनीति तैयार की है। जो ये एनकाउंटर हुआ है, इसमें 3 आतंकवादी मारे गए हैं और इनसे असला और एम्यूनिशन वगैरह रिकवर हुआ है और अभी इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इनके पास M4 मिला है और 2 M4 मिली है, एक AK-47 मिली है। और वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को बुधवार देर रात नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। 96 साल के लालकृष्ण आडवाणी की देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद एम्स के यूरोलॉजी विभाग में उन्हें भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। वरिष्ठ भाजपा नेता को उम्र संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी को इसी साल मार्च में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इससे पहले साल 2015 में वो पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली में पीने के पानी की भारी किल्लत लगातार बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में सरकार आम लोगों की परेशानियों को दूर करने की बजाय सियासी बयानबाजी में लगी हुई है, तो वहीं विपक्ष केजरीवाल सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली अब भी बूंद बूंद पानी की किल्लत से जूझ रही है। साफ पानी की कमी के चलते लोग जहां तहां से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं या फिर मोटी रकम चुकाकर अपने घरों पर पानी के टैंकर मंगवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली की केजरीवाल सरकार से पानी की समस्या के निपटारण पर ध्यान देने का आह्वान कर रही है। गरीबों का पानी, झुग्गी वालों का पानी, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का पानी, ये सब टैंकर माफियाओं को बेच दिया केजरीवाल की सरकार ने। आतिशी जी भ्रम फैलाने की पूरी कोशिश की, जब उनको साथ नहीं मिला, भ्रम फैलता नहीं दिखा तो अनशन छोड़ के भाग गए। वहीं दिल्ली में जारी जल संकट पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में पानी बिजली संकट के बीच लोगों को एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत महसूस हो रही है जो उनके बीच हो और उनकी समस्याओं को हल करने को लेकर गंभीरता से काम कर सके। कि दिल्ली अगर एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है तो आम आदमी पार्टी की मंत्री अपनी ही पार्टी के खिलाफ अनशन पे क्यों बैठी थी? ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली दफा गर्मियों में पानी की भारी किल्लत हो रही है। हर साल ये समस्या दिल्ली वासियों के सामने पेश आती है। असल में समस्या जल बोर्ड द्वारा पानी के बंटवारे का सुचारू प्रबंधन न करना और टैंकर माफिया पर लगाम न लगाने से हो रही है। नई दिल्ली से सहयोगी शैलेंद्र मिश्र के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने उनके निधन की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। डॉक्टर कुलपति जी ने दीर्घकाल तक बाबा विश्वनाथ की अनन्य भाव से सेवा की और आज बाबा के चरणों में लीन हो गए। उनका शिवलोक गमन काशी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर एमएसएमई इकाइयों को बैंकों की ओर से 20,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पीएमईजीपी, MYSY, ODOP व मुद्रा योजना के लाभार्थियों को ऋण वितरण एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ODOP व KVIB के लाभार्थियों को टूल किट का भी वितरण करेंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ सुबह लखनऊ में उत्तर प्रदेश यूपी 112 के द्वितीय चरण के अंतर्गत वातानुकूलित हेलमेट वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर बात करें तो पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अब 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो चुका है। इस बात की घोषणा नई दिल्ली में की गई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ पराग्वे के राजदूत फ्लेमिंग राउल डुआर्टे की बैठक के दौरान अनुमोदन सौंपा गया। आपको बता दें कि 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP21 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की ओर से लॉन्च किए गए ISA का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई के समर्थन में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा की तैनाती में तेजी लाना है। इसी क्रम में भारत में मुख्यालय वाले ISA में अब सौर ऊर्जा को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी, वित्त और क्षमता से संबंधित बाधाओं को सामूहिक रूप से दूर करने के लिए कई देशों को एक साथ लाया है।
और इसी के साथ चले खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां नाटो ने बुधवार को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को अपना अगला महासचिव नियुक्त किया है। रूटे को यह जिम्मेदारी ऐसे समय पर सौंपी गई है जब यूक्रेन के साथ रूस का संघर्ष जारी है। साथ ही यूरोपीय सुरक्षा के लिए ये एक महत्वपूर्ण समय है। ब्रसेल्स में 32 देशों के गठबंधन के मुख्यालय में नाटो राजदूतों की बैठक के दौरान रूटे की नियुक्ति पर मुहर लगाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके समकक्ष 9 से 11 जुलाई को वॉशिंगटन में एक शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से उनका स्वागत करेंगे। मार्क रूटे 1 अक्टूबर को महासचिव का पदभार संभालेंगे। वो नॉर्वे के जेंस स्टोल्टेनबर्ग की जगह लेंगे। आपको बता दें कि इस पद पर 1 दशक से अधिक समय उन्होंने बताया है और इस मौके पर रूटे ने कहा कि नाटो का महासचिव नियुक्त होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। गठबंधन हमारी सामूहिक सुरक्षा की आधारशिला है और रहेगा। मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं सभी सहयोगियों का आभारी हूं। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख के रूप में सैम पित्रोदा की दोबारा नियुक्ति पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी पर सीधा निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी। इसे लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री की एक वीडियो भी साझा की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सैम पित्रोदा द्वारा नस्लवाद पर की गई टिप्पणी के कारण पद से हटाए जाने के कुछ समय बाद फिर कांग्रेस दोबारा पित्रोदा को नियुक्त करेगी। गौरतलब है कि सैम पित्रोदा ने अपने एक बयान में कहा था कि दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे दिखते हैं, उत्तर पूर्वी लोग चीनी दिखते हैं, पश्चिमी भारतीय अरब जैसे दिखते हैं और उत्तर भारतीय गोरे जैसे दिखते हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने पित्रोदा को पद से हटा दिया था। लेकिन बुधवार को कांग्रेस ने दोबारा सैम पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है, जिसके बाद से कांग्रेस एक बार फिर अपने विरोधियों के निशाने पर आ गई है। और वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुरू हुए 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में देश और दुनिया की कई नामचीन हस्तियां पहुंची। कॉन्क्लेव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से दशकों बाद घाटी में बॉलीवुड लौटा है। कॉन्क्लेव में इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे जम्मू कश्मीर में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। कॉन्क्लेव में शिरकत करने पहुंचे फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली ने कहा कि यहां सरकार बहुत व्यवहारिक है। उन्होंने कश्मीर को फिल्म की शूटिंग के लिए बेहतर लोकेशन बताया। आप ये चीज देखिए that anybody and any one of us who has come to shoot one film over here has come again and again and again. It is our privilege if you call us ambassadors of Kashmir. Beautiful people, mehman nawazi, Kashmiriyat, cultural aspects, apart from the beautiful look, बहुत सारी चीजें मिलकर के कश्मीर को कश्मीर बनाती हैं। और वहीं कॉन्क्लेव में पहुंचे निर्देशक कबीर खान ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने में फिल्मों की शूटिंग को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कॉन्क्लेव ने विभिन्न विभागों के लोगों को एक मंच देकर बेहतर माहौल तैयार किया है। Some locations very popular, and I myself as a child remember seeing films that have been shot in Srinagar and looking at those locations and wanting to come. और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां पर तमिलनाडु के कलाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने इस घटना में मारे गए 63 मृतकों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने तमिलनाडु सरकार की राज्य में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए आलोचना भी की।
उन्होंने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु के मुख्य सचिव और राज्य पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर इस घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि जहरीली शराब त्रासदी मामले में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 63 हो चुकी है, जबकि अभी 88 लोगों का इलाज चल रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इको टूरिज्म पर आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड के लोगों का अनावरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल है और यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष 48 करोड़ से अधिक पर्यटक यूपी पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने की भी बात कही। 48 करोड़ पर्यटकों की संख्या हम सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करती है। यानी उत्तर प्रदेश की आबादी की लगभग दुगनी संख्या उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से आई थी। मैं इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन और आज उसका लोगो भी आप सबके सामने यहां पर समर्पित हुआ है। और वहीं दिल्ली में तीसरे वार्षिक भारतीय अंतरिक्ष कांग्रेस के उद्घाटन दिवस पर 30 देशों के 300 से ज्यादा संगठनों और 200 वक्ताओं ने हिस्सा लिया। इसरो, ट्राई और इनस्पेस के अध्यक्षों ने उपग्रह द्वारा भारत में डिजिटल विभाजन को पाटने पर एक श्वेत पत्र जारी किया और स्टार्टअप, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। I have been working to make sure at least 1,000 odd new technology development activities did happen in our organization as new initiatives, so that at least in the next few years we will be a little bit better than that we were in the past. This is one important step that we need to do. We also want to make sure that the production realization activity that we do in a continuous manner with our engineers need to transition into industry. And this effort is being done in hand in hand with partners of InSpace and NSIL. We now describe India as a top-tier strategic partner, along with our partners in the United States, in the United Kingdom, in Japan. India is now for us in that very elite company. We engage with you through the Quad, bilaterally through our defence and intelligence services, and we are in the business of delivering greater strategic trust between Australia and India. और वहीं इस दौरान तकनीकी प्रगति और नए नियमों से टीवी प्रसारकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर एक पैनल चर्चा का भी आयोजित की गई है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात मौसम की भी कर लेते हैं, जहां देश के कई राज्यों में मानसून पूरे तरीके से अब पहुंच चुका है, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिन के दौरान पश्चिमी प्रायद्वीपीय तट पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और 30 जून तक पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। इस क्षेत्र में 28 से 30 जून के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो दक्षिणी भारत के अधिकांश हिस्सों में, उत्तर पूर्वी राज्यों और पश्चिम भारत में भारी बारिश हुई है। हालांकि दिल्ली, एनसीआर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों को अभी भी बारिश का इंतजार है। इन राज्यों में लोगों को अभी भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक इन इलाकों में 28 जून को भारी से लेकर बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है। और वहीं जहां केरल में जारी लगातार भारी बारिश के कारण राज्य के 6 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। जिन जिलों ने छुट्टियां घोषित की हैं उनमें पथानमथिट्टा, कोट्टायम, अलपुझा, इडुक्की, एर्नाकुलम और वायनाड शामिल हैं।
आपको बता दें कि केरल के कुछ जिलों में बीते 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान पश्चिमी प्रायद्वीपीय तट पर और आज से 30 जून के बीच पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना जताई है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर बात करें तो अफ्रीकी देश केन्या ने उग्र प्रदर्शन और भारी हिंसा के बाद नए टैक्स बिल को अब वापस ले लिया गया है। केन्याई राष्ट्रपति विलियम रूटो ने देश को संबोधित करके स्टेट हाउस से बिल को वापस लेने की घोषणा की है। नए टैक्स बिल के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। प्रदर्शनकारी संसद के बाहर लगे बैरिकेड्स को पार कर अंदर घुस गए, जहां सांसद बिल पर चर्चा कर रहे थे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद में आग भी लगा दी, जिसमें कम से कम 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात खेलों की करेंगे, जहां T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान की पारी महज 56 रन पर ही सिमट गई। अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। अफगानिस्तान का ये फैसला उनके लिए गलत साबित होता हुआ नजर आया। हालांकि मौजूदा विश्व कप में अफगानिस्तान ने सबको चौंकाते हुए पहली बार सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। वहीं अगर दक्षिण अफ्रीका की टीम की बात की जाए तो कई बार खिताब के नजदीक आने के बावजूद कभी कोई विश्व खिताब नहीं जीत सकी है। तो ऐसे में आज दोनों ही टीमों के पास इतिहास रचने का एक अहम मौका है। और वहीं T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। भारतीय टीम के लिए ये मैच 2 साल पहले इंग्लैंड से मिली करारी हार का बदला लेने का भी मौका है। मौजूदा विश्व कप में भारतीय टीम का अब तक का सफर बेहद शानदार रहा है। टीम ने ग्रुप दौर और सुपर 8 के अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। तो वहीं इस विश्व कप में इंग्लैंड का सफर मिला जुला रहा है। आज के मैच में टीम इंडिया की कोशिश अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाने पर होगी। तो वहीं इंग्लैंड की नजर लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप जीतने पर टिकी होगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां बस्तर की तस्वीर अब कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है। यहां अब बारूद की गंध नहीं बल्कि रबड़ की खेती हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये खास रिपोर्ट। कभी नक्सल प्रभावित रहा बस्तर अब अपनी पहचान बदल रहा है। बीते 4 दशक से इस बस्तर को नक्सलवाद ने ऐसे जकड़ रखा था कि यहाँ के किसान खेती करना छोड़ चुके थे और पलायन को मजबूर थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल रही है। बस्तर में अब व्यापक रूप से रबर की खेती को लेकर मुहिम तेज हो गई है। राज्य सरकार ने केंद्रीय रबर बोर्ड के प्रयास से यहां प्रयोग के तौर पर रबर का प्लांटेशन भी किया है और जल्द ही इसे किसानों के खेतों तक पहुंचाने की भी तैयारी है। बस्तर ज़िले में कमर्शियल एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के होबो हवा को ध्यान में रखते हुए पिछले साल हम लोग रबर बोर्ड से कोऑर्डिनेशन किया था। उसके आधार पर हमको 1200 पौधे मिले थे। टोटल 1200 पौधे जो मिले थे, लगभग 1100 से ज़्यादा पौधा आज के दिन में भी जिंदा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए एक रबर सेल एग्रीकल्चर कॉलेज के कैंपस में लगाने के लिए बोला गया था, जिसको उन्होंने स्थापित भी किया है। ऐसे पट्टादारी जो सिर्फ और सिर्फ कोदो या कुटकी का वो फसल लेते हैं, उनके एरिया में भी रबर की खेती को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ही बस्तर और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। साथ ही ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा मेरे और सहयोगी भावना के साथ। नमस्कार।